ही मेरे ससुराल वालों ने बोला कि कुछ लेकर आई होती तो हाथ पे रखते अब तक तुमको। ये हम चाहते हैं कि ऐसे माँ बाप को और पति को जरूर सजा मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसको और इसके बच्चे को इंसाफ मिले। तो मुझसे कहा जाता था कि मेरी कोई सुनता नहीं था, तो मैं बोलती थी कि मेरी भी सुनना, एटलीस्ट सुन तो लीजिए। फिर उस हिसाब से प्लेट छीन लिया, बोला कि उन्होंने कि ये मेरे पैसे का है, तुमको नहीं खाना है। इनसे ना मेरा ना मेरे परिवार का कोई रिश्ता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, विवाह जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण होता है और नए जीवन की शुरुआत होती है, दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है। माँ बाप बड़े लाड प्यार से, बड़े अरमानों के साथ बेटी को विदा करते हैं कि वो नए घर में जाएगी, अपना घर बसाएगी, उसका संसार सुखी रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसे क्षण हो जाते हैं, ऐसे मामले आ जाते हैं जो हमें हिला के रख देते हैं। दहेज उत्पीड़न आप देखते हैं, नारी उत्पीड़न देखते हैं, किस तरह से वधुओं को परेशान किया जाता है, ये आप देखते हैं। ऐसा ही एक मामला हम लेकर हाजिर हुए हैं। ऐसे एक मामले से आपको अवगत कराएंगे कि किस तरह हम देखते हैं कि पढ़ा लिखा हम लड़का खोजेंगे, हमारी लड़की पढ़ी लिखी है तो उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत सुखी रहेगा, वो अच्छी तरह घर बसाएंगे। लेकिन कभी कभी ये सोच भी धीमी पड़ जाती है। और ऐसी एक लड़की हमारे साथ हैं, स्वास्तिका प्रसाद, जो इंजीनियर है। 9 साल पहले 2013 में इनका विवाह हुआ था, लेकिन आज भी प्रताड़ना की शिकार है, आज भी परेशान है। और इतनी परेशान है कि उस पढ़ी लिखी लड़की को आज मीडिया के सामने आना पड़ रहा है और अपना दुख बताना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं कि मीडिया के सामने आना कितनी बड़ी बात है। उस महिला पे क्या गुजरी होगी कि आज वो इतनी मजबूर हो गई कि सरेआम उसे अपनी जो परेशानी है वो आप लोगों से दो चार करनी पड़ती है। समाज में इस तरह के जब वाकयांश आते हैं तो समाज को हिलाते हैं, समाज को इस विषय पर सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि क्या वाकई हम सभ्य समाज के निवासी हैं। तो आइए, क्या दुख है, क्या परेशानी है स्वास्तिका की, उनसे ही जानते हैं, उनके ही मुख से जानते हैं कि उन्हें क्या क्या परेशानी हुई और वो क्या चाहती है। मैम, क्या नाम आपका? मेरा नाम स्वास्तिका प्रियदर्शनी प्रसाद है। कब हुई थी आपकी शादी, किसके घर में? मेरी शादी 20 मई 2013 को हुई थी। मेरे पति का नाम श्री प्रसाद है। मेरी शादी श्री ललन प्रसाद के घर में हुई थी, जो श्रेय के पिताजी हैं। और मुझे शादी के अगले दिन ही मेरे ससुराल वालों ने बोला कि कुछ लेकर आई होती तो हाथ पे रखते अब तक तुमको। फिर और ये सब चलता रहा, उनकी डिमांड्स धीरे धीरे बढ़ने लगी और यही कंटिन्यू होता रहा। फिर मुझे घर वालों को बताना पड़ा। फिर उन लोगों ने समझाया कि नहीं, ऐसा लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसा करके। और फिर बच्चे होने के बाद सब ठीक हो जाता है। तब तक इस बीच मेरा एक बेटा हुआ, अभी जो 5 साल का है। फिर ये 2 महीने का था। तब रात को 11 बजे की बात है, मैं सबको खाना खिलाने के बाद प्लेट में एक रोटी लेके बैठी थी, तो मेरे ससुर जी आए और मेरे से प्लेट छीन लिया, बोला कि उन्होंने कि ये मेरे पैसे का है, तुमको नहीं खाना है। और फिर मुझ पे इधर उधर ब्लेम करके मुझ पे हाथ भी उठाया। मेरी सास भी सामने थी उस समय और बुआ सास भी सामने थी, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं। और इवन बाद में मेरे पति को भी जब ये सब मालूम हुआ, उन्होंने भी कोई एक्शन या फिर किसी ने कुछ भी किसी को नहीं बोला, क्योंकि मेरे पति एक कह सकते हैं आपकी वो अपने मम्मी पापा की कठपुतली हैं। अच्छा, आप तो पढ़ी लिखी हो, आप भी इंजीनियर हो, आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति भी इंजीनियर है।
वो LNT में जॉब करते हैं। आप लोग दोनों पढ़े लिखे, उसके बावजूद ऐसी स्थिति क्यों आ रही? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें ससुराल वाले इतना इंटरफेयर करते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने को होती है तो वो हो ही नहीं सकती है। किसका इंटरफेयर ज्यादा है इसमें? मेरे ससुर जी का 100% सिर्फ होने का। उनका क्या कहना है, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसी भी तरह ना बने, ताकि मतलब बस उनका ही वर्चस्व बना रहे। तो क्या समझे, ये दहेज की लड़ाई है ना वर्चस्व की लड़ाई है? वर्चस्व तो ऐसे भी फैमिली में होती है, वो तो मेरे आने के पहले भी होनी चाहिए, उससे तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे आने के बाद हो रही है तो ये तो दहेज का ही बात हुआ। क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे जो हर समय डिमांड किया जाता है या मेंटली टॉर्चर किया जाता है, ये सब डायरेक्टली और या तो आप बोल नहीं पा रहे या कोई वजह हो रहा है कि आज शादी के 9 साल हो गए हैं और 9 साल तक सहने के बाद आज आप मीडिया में आ रही हो, तो मीडिया में तो आई हो तो जरूर कोई ना कोई आपके साथ ऐसी घटना हुई होगी जो मजबूर हो गया आज आपको मीडिया के सामने आना पड़ा। मीडिया में आने की वजह ये है कि पहले भी बहुत बार समाज में इस बारे में बैठक हुई थी, लेकिन इसका कोई कंक्लूज़न जो अभी तक नहीं निकला, जिसकी वजह से मुझे मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है और मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली परेशान है। इन सेंटेंस की वो मुझे अभी भी ढो रहे, जो उन्हें ढोना नहीं चाहिए था, वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। मैं अब क्या चाहती हो? मैं खुद के लिए इंसाफ चाहती हूँ और मेरे बच्चे के लिए। मेरे बच्चे का क्या कसूर है? मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे के लिए और मुझे खुद के लिए भी। आप 9 साल से एक तरह से परेशान हो, इसके लिए क्या आपने कोई कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की सामाजिकता के अलावा? हाँ, मैंने मेंटेनेंस केस किया है अब जाके। मैंने डाइवोर्स नहीं, मेंटेनेंस केस किया है जी, और कुछ नहीं, बस यही किया। तो आप चाहती क्या हो कि आपका घर वापस से बस जाए? बसाना ही चाहती हूँ, वरना और भी केसेस कर सकती थी। तो आपके पति कैसे है, उनसे कैसे संबंध है आपके? पति से कुछ खास तो प्रॉब्लम थी नहीं। प्रॉब्लम तो वो तो ससुर जी से ही थी, क्योंकि पति तो वही करेंगे जो ससुर जी कहेंगे, तो इनडायरेक्टली तो मेरे को पति से प्रॉब्लम नहीं। जो भी प्रॉब्लम मेरे ससुर जी से ही है मुझे। क्या परेशानी थी, ऐसी स्थिति आ गई आज आपके सामने? शादी के तुरंत बाद से ही, इवन शादी के पहले से आप कह सकते हैं, एंगेजमेंट के टाइम से ही उन लोगों का कहना था ये कम मिला शादी में, वो कम मिला, ऐसी लड़कों की शादी में तो ये मिलता है, वो नहीं लाई, ऐसा हुआ शादी में, ऐसा ये नहीं मिला। फिर ऐसे करके फिर मेरे पति भी और मेरे ससुराल वाले सब ताने मारते थे, एंड फिर ये लेके आओ, वो लेके आओ, डिमांड्स बढ़ने लगे। इस बीच एक बार मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, एक इंसिडेंट बता रही। तो हम शॉप पे गए, उन्हें घड़ी खरीदना था मेरे लिए और मुझे चाहिए नहीं था, तब मैं जॉब करती थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, घड़ी खरीदना ही है और यही लेना है, और हाफ तुम पे करोगी, हाफ मैं पे करूँगा। जबकि मैं नहीं खरीदना चाहती, क्योंकि मेरे को जो मेरे आउट ऑफ बजट है वो मुझे लेना ही नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको अपना स्टेटस शो करना था तो मुझसे ज़बरदस्ती पे करवाया हाफ और फिर खरीदवाया। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। फिर मैं जॉब करके आती थी तो मुझसे कहा जाता था कि मेरी कोई सुनता नहीं था, तो मैं बोलती थी कि मेरी भी सुनना, एटलीस्ट सुन तो लीजिए। फिर उस हिसाब से तो नहीं, तुम कमा के लाओ, फिर तुम या तो घर का रेंट दो या घर चलाओ, तो तुम्हारा सुनेंगे, सब तो मैं करता हूँ, या फिर जाओ अपने बाप से मांग के लाओ। ऐसे करके वो लोग मुझे
हर चीज़ की डिमांड, कुछ भी चाहो तो बस अपने बाप से मांग के लाओ। तो ऐसे करके मैं धीरे धीरे क्या बोलूँ अपने घर वालों से, जब उन्होंने शादी कर ही दी है तो अब मैं किसकी, इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आइडियली मैं रही नहीं, तो मैं किसको बोलूँ। फिर ऐसे बढ़ता गया। मेरे ससुर को एक्चुअली उन्हें चाहिए था कुछ ना कुछ करके मुझे बस टोंटी किया करते थे, और सबसे बस जितने भी समाज के लोग आए या फिर जितने भी लोग मिलने आए, सबसे मैं और मेरी फैमिली की शिकायत किया करते थे। इवन उसके बाद ऐसे ही बढ़ता चला गया, डिमांड्स इनके बढ़ते चले गए। सर जी, आपने ससुराल में कितने साल निकाले? 2013 में आपकी शादी हुई, तब ये सब कितने सालों तक चला? ये जब तक मैं उनके 2017 में शायद आपको आप बोल रहे हैं 2017 से आप फिर घर में अभी? हाँ, 2017 से मैं अलग रह रही हूँ, उन लोगों के साथ नहीं रह रही हूँ, मैं अपने पति के साथ नहीं रह रही हूँ। उसके पहले जब तक मैं थी तब तक ही ये सब चलता रहा। उसके बाद मुझे ये कदम उठाने पे मैं मजबूर हुई, मुझे ये उठाना पड़ा। वहाँ पे मैं पुणे में रहती थी अपने पति के साथ, मेरे सास ससुर बीच में आए हुए थे जब मेरा बेटा 5 महीने का था। तो मैंने बोला कि मम्मी पापा जी आ रहे हैं, सो थोड़ा कुछ ले लेते, क्योंकि मैं घर में एक कढ़ाई थी। तो मैं बोली कि बच्चा छोटा है, क्योंकि मुझे सब देखना पड़ता है ये, क्योंकि मेरे पति का शेड्यूल ऐसा था कि 5 दिन ऑफिस रहेंगे और बाकी 2 दिन जो छुट्टी होती थी तो वो बाकी शेड्यूल कर लेते, जैसे स्विमिंग क्लास करना है, ट्रेनिंग करना है, तो बच्चा तो सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था 24 आवर्स। तो उसकी वजह से तो मैंने सोचा कि इसका कुछ है, तो मैं सोची कुछ यूटेंसिल्स बढ़ा लूँ ताकि मुझे ये जो मैं एक ही बार धो लूँ जब वो सोया रहे। तो एक कढ़ाई के लिए मैं 3 महीने बोलती रही, फिर भी एक कढ़ाई नहीं खरीदा गया। ऊपर से फिर जब मेरे पापा आए इवन, तो मैंने बोला कि उनसे खरीदवा लूँ, तो ना मैं खरीद सकती हूँ ना मैं किसी से खरीदवा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पति का तो हमेशा का यही कहना था कि तुम शादी में तो तुम्हें दान दिया गया है, तो अब तो तुम दान हो चुकी हो, तो बस जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना है। तो क्या इसकी शिकायत आपने जो अपने मम्मी पापा या समाज के लोगों से करने की कोशिश की, बातचीत लाने की समाज में? नहीं, क्योंकि मेरे ससुर अपने घर वो चाहते नहीं थे कि उनकी घर की ये सब बात बाहर जाए, और अगर मैं बोल दूँ तो फिर मैं बुरी हो जाऊंगी। एक बार इस तरह से ही समाज में मैंने बोलने की कोशिश की थी, तो उसके बाद का ये हुआ कि नेक्स्ट डे जब समाज की बैठक के बाद मुझे वापस ससुराल भेज दिया गया सेम डे। उसके बाद मेरा फ़ोन ब्लॉक हो चुका था, मैं इवन अपने पति से भी बात नहीं कर सकती थी। पति का कहना था कि तुम्हें बात करना है तो मतलब मेरी सास उनके फ़ोन से बात कर लिया करो। और इवन 3 महीने तो मैं ऑलमोस्ट जेल में बंद थी। मुझे घर पे भी बात करना होता था तो रात में रजाई के अंदर घुस के मुझे बात करना पड़ता था कि हाँ सब ठीक है। ना मैं मेरा फ़ोन रिचार्ज कराते थे, ना मैं कहीं जा सकती थी। मेरे ससुराल वाले लिटरली मुझे जेल में बंद करके 3 महीने रखा था। उस बीच मुझे एक ऑफ़र भी मिला था जॉब का, जो मुझे उन लोगों ने ज्वाइन नहीं करने दिया। तो अभी क्या आप जॉब कर रही हो? अभी जॉब नहीं कर रही हूँ। बच्चा होने वाला था तब से मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। ऑलरेडी मेंटली इतनी हैरेस थी मैं, और बच्चा था, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता था। क्योंकि तो आज आप इतनी हिम्मत करके मीडिया के सामने आई हो, तो इससे क्या चाहती हो आप? मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहती हो? समाज की तरफ से मैंने बहुत कोशिश करके देखा, लेकिन कुछ कंक्लूड हुआ नहीं। तो अब मैं मीडिया से चाहती हूँ कि मुझे और मेरे बच्चे को, जो कि 5 साल का है, उसे इंसाफ दिलाने में मदद करे। और आपने केस भी फाइल किया, आप बता रही थी कि मेंटेनेंस केस फाइल किया आपने। हाँ, क्योंकि 2017 से मैं कहाँ पर ये केस आपने? सिलीगुड़ी किया ना, वहाँ जहाँ आप रह रही वहाँ से किया? नहीं, मैंने अपने मायके से किया है, क्योंकि मैं 2017 से अलग रह रही हूँ। मैं तो जॉब कर नहीं रही हूँ, और आइडियली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पति की होनी चाहिए, चाहे वो मेरे साथ रहे या ना रहे।
तो मैं कब तक बोझ बनी रहूँगी? शादी करने के बाद तो मैं अपने पति और उनके घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, लेकिन मेरे पापा को ही मुझे ढोना पड़ रहा है। आपने कहा कि ससुर जी की तरफ से भी आपको परेशान किया जाता था, तो किस तरह परेशान करते थे वो लोग? मेरे ससुर जी की तरफ से कुछ समाज के लोग, जैसे श्री विजय ब्याहोत, जो कि मुझे व्हाट्सएप पे और कॉल कर कर के मुझे बहुत ही हैरेस करते थे। ये कौन है? इनसे ना मेरा ना मेरे परिवार का कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो फिर वो क्या परेशान करते थे, कैसे? वो थ्रेटनिंग दिया करते थे मेरे ससुराल वाले के फॉर्म में जाके, और मुझे कि ऐसा नहीं करोगी, वैसा हो जाए करोगे, मुझ पे बहुत सारा लांछन लगा देते हैं ऐसे करके कि ऐसा करना पड़ेगा, ये वो। फिर मुझे वॉइस मैसेजेस भेज के हमेशा टॉर्चर किया करते थे। एनी टाइम फ़ोन किया, इवन आवर्स कभी भी थ्रेटनिंग मैसेजेस डाल देते थे। एक मैं और मेरे परिवार के लिए ऐसे है वैसे हैं, जबकि उन्हें न शुरू से मेरे साथ क्या हुआ उन्हें तो मैंने कभी बताया नहीं है, ना ही उन्हें कभी पूछा, बट पता नहीं फिर बीच में कहाँ से उन्हें मेरी तरफ से बोलना पड़ा। इसकी सिलीगुड़ी के समाज के ही श्री विपिन बिहारी अंकल, फिर उनको इसमें बीच में घसीटा गया, जबकि ये बात मैं और मेरे पति की है। मेरी आज मैं मीडिया पे भी आ पा रही हूँ और अपनी ये सब बात कह पा रही हूँ, ये सिर्फ विपिन अंकल की वजह से मैं इतना हिम्मत जुटा पाई हूँ अपनी बात कहने की, ताकि ये मेरे साथ जो हुआ वो औरों के साथ ना हो पाए और मैं अपनी लड़ाई लड़ सकूं अपने लिए और अपने बच्चे के लिए, जो 5 साल का मेरा बेटा है मैदान, उसके लिए मैं इंसाफ के लिए मैं मीडिया पे भी आ सकूं और अब इंसाफ मांग सकूं। आज आपने सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हाँ, वहाँ पे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने। उसमें क्या कहा था आपने, यही बातें कही थी? हाँ, वहाँ पे भी मैंने यही सारी बातें कही कि मुझे कैसे मेंटली हैरेस किया गया। इवन विजय अंकल भी इसमें बीच में मुझे कैसे थ्रेटनिंग मैसेजेस, थ्रेटनिंग कॉल्स करके दिया करते थे। वो बस आज विपिन अंकल की बदौलत मैं ये सब कह पा रही हूँ और मीडिया के सामने आ पा रही हूँ। तो बातें आपने सुनी स्वस्तिका की, और अब इनके समाज के जो लोग हैं उनका इस विषय में क्या कहना है, उनसे भी बातें करते हैं। आइए जानते हैं। हमारे साथ है समाज सेवी विपिन गुप्ता जी, जो अक्सर सामाजिक न्याय के लिए लड़ते रहते हैं, आपने देखा होगा। और इस जो घटना है जो आप देख रहे हैं, इसमें भी इनका ही नाम आ रहा है। और जैसा कि पीड़िता है, उन्होंने भी कहा कि विपिन अंकल ने मुझे बहुत सहारा दिया। विपिन जी, लगातार समाज में इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, कितना चिंता का विषय? बहुत चिंता की विषय है। यदि हम लोगों जैसे लोग भी यदि चुप रहते हैं तो समाज में रह के केवल पद लेके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत दुखी होता हूँ, ऐसे सब मैटर मेरे पास आते रहते हैं और आपको भी मालूम है, कई मैटरों में आपने मेरा सुना हुआ है। ये हम चाहते हैं कि ऐसे माँ बाप को और पति को ज़रूर सज़ा मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। स्वस्तिका के मामले में आप क्या कहेंगे? आपने देखा स्वस्तिक को? स्वस्तिका को मैं देखा हूँ और कई बार हमारे घर में इसके ससुर के साथ बैठकें हो चुकी है। दिन सुबह बैठा हूँ, रात हो गया है, समझा बुझा के फिर मैं दोनों को ही करके प्रयास किया था इसे सुलझाने का था और इसको ससुराल भेजा इसके ससुर के कहने पे कि हम लोग ठीक रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी अत्याचार शुरू हो गया इसके ऊपर। वो लोग कभी ठीक होने वाले नहीं है। लड़का जो है कठपुतली है, इसको जितना सजा इन लोग को मिले वो कम है। विपिन जी क्या होगा अगला कदम? अगला कदम होगा कि इसका जो हक है वो मिलना चाहिए।
वो रहे इसके साथ नहीं रहे, इसके लिए जो कानूनन होगा वो करेंगे। समाज से गुहार लगाएंगे, मीडिया से गुहार लगाएंगे, जहां जाना पड़ेगा वहां जाएंगे। जरूरत पड़ा तो हम ममता दीदी के पास भी जाएंगे, कारण कि मैं जानता हूं कि इन सब चीज़ों में उनका बहुत मदद रहता है। तो मेरा उनसे भी गुहार है कि दीदी प्लीज ऐसे रोगों को दूर कीजिए, आप देखिए। थैंक यू भैया। हमारे साथ हैं स्वास्तिका के पिता, वो यहाँ पर मौजूद है, आए हुए हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेषनाथ प्रसाद है। शेषनाथ जी, आप कहाँ से आए? मैं छपरा से आया हूँ। छपरा से आए यहाँ बेटे के न्याय के लिए? जी, बेटी के न्याय के लिए आया बेटे के हूँ। साथ क्या प्रॉब्लम थी? बेटी के साथ यहाँ बहुत उसको टॉर्चर किया जा रहा था वहाँ। और इसके टॉर्चर करने की स्थिति ये थी, ये हमसे बार बार फ़ोन करती थी। हम तो बार बार इसको समझाते थे कि भाई ससुराल में थोड़ा सहा जाता है, लेकिन सहने के बाद से जब हम बोले कि बच्चा होगा तो ठीक हो जाएगा। बच्चा होने के बाद भी इसको टॉर्चर बढ़ते गया। बाद में ये कहना नहीं चाहती थी हमसे, किंतु किसी बात में निकला कि वो लोग फ्लैट मांग रहा है, ही मांग रहा है। तो हम बोले कि फ्लैट मांग ऐसे तो आसानी से देने से तो उनका और बढ़ता जाएगा। वो लोग तो बहुत हम दे चुके हैं, जो हमको हमारी शक्ति थी उसके अनुसार मैं दे चुका हूँ। अब हम नहीं दे पाएंगे, अब इसके लिए हम जो होना होगा। किंतु दिक्कत यह है कि मैं सामाजिक प्रतिष्ठा के वजह से बात को उजागर नहीं करना चाहता। चुप रहे इतने दिन? चुप रहे, हाँ, लेकिन आज मजबूर होकर आ गए आप मैदान में? मजबूर होकर हमको आना पड़ा। शेषनाथ जी, आपने जब इतनी बात हो रही थी तो क्या आपने कोई कानूनी कार्रवाई या कोई पुलिस में मामला दायर करने की कोशिश की? मैं पुलिस में बदनामी के चलते नहीं दे पाया, नहीं दिया कि मैं बदनाम हो जा, मैंने लोग कहेंगे दहेज के चलते ये कर रहे हैं। 498 का भी मैं केस कर सकता था, लेकिन मैं नहीं किया कि लोग कहेंगे कि भाई लालच हो गई है। तो बाद में हमने इस बच्चे के लिए इसके लिए मेंटेनेंस का एक केस वहाँ पर यही जहाँ से आप आए छपरा से? जी, वहीं से वहाँ वहीं पर किए हैं। अभी दिसंबर महीने में किया हूँ 21 के। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो? आप मीडिया में आए हो, मीडिया के माध्यम से क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि इसको और इसके बच्चे को इंसाफ मिले, क्योंकि हम लोग कुछ दिन के मेहमान हैं, उसके बाद तो नहीं रहती, लेकिन इसके बाद इसका क्या होगा? देख सकते हैं एक बाप की आत्मा क्या कहती है। इनका यही कहना है कि मेरे जीते जी मेरी बेटी का जो भविष्य है वो बन जाए। आंखों में आंसू है, लेकिन एक आशा है कि समय आएगा और इनकी बेटी का भविष्य सुधरेगा। भरत गुप्ता जी हमारे साथ हैं, ये भी अक्सर सामाजिक लड़ाई लड़ते रहते हैं और इसके बारे में ही इन्होंने इन्फॉर्म किया था मीडिया को भी और खबर समय को भी बुलाया था। गुप्ता जी, कैसे देखते हैं इस केस को आप? जैसा कि स्वास्तिका की घटना को आपने सुना और देखा जाना, तो इस घटना में जैसे समाज सेवा के लिए 2 साल 2.5 साल पहले से ही ये समाज में आया हुआ है। विपिन गुप्ता जी हमारे अध्यक्ष हैं और इन्होंने काफ़ी बढ़िया से इसको समाधान करने की चेष्टा भी किया है। आगे 2-3 बार वो स्वास्तिका के ससुर से बैठक भी हुई है। मैं जानता हूँ कि वो बहुत समय लगा करके इन्होंने इसको समाधान करने के प्रयास किया है, लेकिन कई कारण है जो स्वास्थ्य से आपने सुना भी है। और समाज में इस टाइप को उलझाने वाले आपका एक विजय ब्याउत भी हैं, स्वास्थ्य जैसी बता रही थी। तो वो आप लोग देखे हैं तो समाज की इन दो ध्रुवों को विषय में समाज पीस रहा है और ऐसे निगेटिव लोगों के लिए समाज के में एक सोच होनी चाहिए कि इनके लिए क्या मतलब अंजाम पर पहुंचाया जाए। आप क्या चाहेंगे, अगला कदम क्या होगा? सामाजिक स्तर पर या कानूनी स्तर पर इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे आप लोग? सबसे पहले अभी तक सामाजिक स्तर पर ही इसको सुलझाना चाहते हैं और न्याय मिले। कानूनी स्तर पर हो सकता है कि बहुत देर हो जाए, लेकिन सामाजिक स्तर पर जो भी इनसे कंसर्न है आए और सद्बुद्धि लेकर के इस समस्या को समाधान करें और समाज में एक नई परंपरा, स्वस्थ परंपरा कायम हो, ये हमारी इच्छा है। थैंक यू भरत जी। तो ये देखिए दुख भरी कहानी आपने स्वास्तिका की, किस तरह से एक पढ़ा लिखा इंसान भी परेशान हो जाता है और किस तरह से उसे न्याय के लिए भटकना पड़ता है और अंत में मजबूर होकर आज वो मीडिया के सामने आती है और अपनी दुख भरी कहानी कहती है। हालांकि समाज के लोग इनके साथ हैं और समाज के लोगों ने आश्वासन भी दिया है कि इनके न्याय के लिए वो लड़ते रहेंगे और एक बाप इस आस में बैठा है कि उनकी पुत्री को न्याय मिलेगा। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन दर्शकों एक बात बता दें और साथ ये भी बता दें कि ये हमने जो आपको
कार्यक्रम दिखाया ये स्वस्तिका के बयान पे आधारित है। उनके जो ससुराल पक्ष है उनकी तरफ से हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। अगर इस संबंध में उनको कुछ कहना है या वो भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं या इनकी बातों का, आरोपों का खंडन करना चाहते हैं तो खबर समय से संपर्क कर सकते हैं और वो भी अपनी बातें कह सकते हैं। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।